जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी के अंदर लेसन नंबर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। और ये लेसन जुड़ा हुआ है माइनिंग और एनर्जी रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। जो भी आपको MCQ दिए जा रहे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं कि भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। यानी भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना हुई है वो कहाँ हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भूतापीय ऊर्जा होती क्या है। जब वे पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो वो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को निर्मुक्त करता है और बाद में उसी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा। ओखला, मणिकरण, कच्छ, लांबा। तो ये लगा था मणिकरण के अंदर। और जो मणिकरण है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके साथ आप दो बातें और याद रखना कि भूमिगत ताप उपयोग का पहला जो सफल प्रयास किया गया वो 1890 के अंदर किया गया था। और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बोएज नामक शहर के पास इन इंडाहो नामक स्थान पर किया गया। यानी 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडाहो में पहला भूमिगत ताप उपयोग का सफल प्रयास 1890 के अंदर हुआ। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा शानदार प्रश्न है और वो है भारत में नगर पालिका यानी भारत के अंदर जो शहर होते हैं जहां पर नगर पालिकाओं के द्वारा जो कचरा एकत्रित किया जाता है और उससे कचरे को ऊर्जा में बदला जाता है, ये परियोजना कहाँ पर शुरू हुई। ओखला, मणिकरण, कच्छ, लांबा। तो देखिए ये जो शुरुआत है ये हुई थी ओखला के अंदर और ये ओखला पड़ता है नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किन राज्यों में यानी पवन ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां हैं। यानी भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर हवा को ऊर्जा में बदला जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उपयुक्त सभी। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में यानी पवन ऊर्जा का जो संयंत्र या इनकी संभावना है वो आपको सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात के अंदर मिलेंगी। क्योंकि राजस्थान और गुजरात के अंदर तेज हवाएं खूब चलती हैं, इसलिए पवन ऊर्जा के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि भारत के किन पश्चिमी राज्यों में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। यानी भारत के अंदर ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर
सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा राजस्थान और गुजरात। यानी राजस्थान और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? इसको ध्यान से सुनना। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है वो 1948 के अंदर हुई थी। तो इसका राइट उत्तर तो होगा ब। अब देखिए, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इनका 1954 के अंदर नाम बदल करके क्या रखा? ट्राम्बे ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम रखा। यानी 1954 में इसका नाम ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान रखा और 1967 के अंदर फिर इनका नाम बदल दिया गया और बदल के रखा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो आपको ये तीनों डेट रखनी है याद। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। 1954 में यानी ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा स्थान की स्थापना हुई। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? वैसे यानी भारत के अंदर खूब सारे क्या हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। जैसे केगा परमाणु ऊर्जा जो स्टेशन है ये कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर है वो महाराष्ट्र में है और काकरापाड़ा है ये गुजरात के अंदर है और एक राजस्थान के अंदर भी है रावत भाटा। और ये रावत भाटा कोटा के अंदर पड़ता है, कोटा के अंदर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर किया गया था। और ये जो तारापुर महाराष्ट्र वाला पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये भारत में मुंबई के पास स्थित परमाणु शक्ति केंद्र है। एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में मुंबई के पास स्थित परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो वो तारापुर महाराष्ट्र वाला होगा। तो इसमें द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में मोनोजाइट निक्षेप कहाँ पाया जाता है? यानी ये एक माइनिंग है और ये माइनिंग कहाँ पर मिलेगा? तो सबसे पहले आपको 3 नाम दिए हुए हैं। इन तीनों नामों का ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो पहला है पाला कार्ड। पाला कार्ड है ये केरल के अंदर पड़ता है। दूसरा है कोल्लम जिला, ये भी कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। तीसरा है विशाखापट्टनम जो एक मुख्य बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। इन्हें यानी अब बात करते हैं कि मोनोजाइट निक्षेप आपको कहाँ पर मिले हैं? तो ये आपको उपयुक्त सभी जगह पर प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त सभी जगह पर प्राप्त हुए हैं।
लेकिन भारत का समर्थ मोनोजाइट इसमें पूछा है। तो इसमें याद रखना कि इस जगह भी पाया जाता है, सॉरी, ये जो मोनोजाइट निक्षेप हैं ये उपयुक्त सभी जगह पाया जाता है। इसके अलावा भी एक जगह है, यानी महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो आपको 4 जगह याद रखनी है। 2 जगह तो हैं केरल में, एक आंध्र प्रदेश में और एक उड़ीसा में। इन 4 जगह मोनोजाइट के निक्षेप मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, कर्नाटक, गोवा, केरल, राजस्थान। तो केरल का जो यानी केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मोनोजाइट और इल्मेनाइट दोनों ही वहाँ की बालू मिट्टी के अंदर प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा केरल। केरल का जो तटीय क्षेत्र है उनकी जो बालू मिट्टी है उसके अंदर मोनोजाइट और इल्मेनाइट पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। एक तो होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय से या प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस हैं। ये क्या हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। जबकि नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। ये सारे के सारे क्या हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। और जितने भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ये सारे के सारे पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के ये स्रोत हैं, इनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? मुंबई हाई के अंदर भी हैं, खंबात बेसिन के अंदर भी हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर हैं। इसका मतलब इसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी। एक बात ये भी ध्यान रखना, यानी जो प्राकृतिक गैस के भंडार हैं ये भंडार पेट्रोलियम भंडार के साथ पाए जाते हैं। और परिवहन के लिए जिस प्राकृतिक गैस का आप उपयोग करते हैं उसका नाम सीएनजी है। घरों में भोजन बनाने के लिए जिस गैस का आप उपयोग करते हैं उनका नाम पीएनजी है। तो ये सीएनजी कहाँ उपयोगी है और पीएनजी कहाँ उपयोगी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार हैं। यानी भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर पेट्रोलियम के सर्वाधिक भंडार हैं। मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी, ब्रह्मपुत्र घाटी और गुजरात का ये अचरन वाला क्षेत्र। तो सर्वाधिक पेट्रोलियम के भंडार हैं मुंबई हाई के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ए ऑप्शन इसमें सही है। 12वां क्वेश्चन है, वो है देश का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है।
डिगबोई, मेहसाणा, मुंबई हाई, अंकलेश्वर। वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं, ये तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसे असम की यदि मैं बात करूं तो असम के अंदर 3 मुख्य क्षेत्र हैं तेल उत्पादन के: डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान। अब यदि मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागांव, कोसंबा, लुनेज, ये गुजरात के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं देश का सबसे पुराना यानी ओल्ड ऑयल उत्पादक क्षेत्र, वो है डिगबोई, असम। वो है आपका डिगबोई, असम। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? डेट दी हुई हैं 4/1956 में, 1973 में, 1976 में, 2001 में। इनका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन है, 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई। 1973 है, इस समय मुंबई में तेल की क्या हुई? खोज हुई थी। इस समय मुंबई में तेल की खोज हुई थी और इस समय मुंबई में तेल का उत्पादन करना शुरू हो गया था। तो तीनों डेट याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन। यानी ये जो आपको रोजाना 20-25 से MCQ दिए जा रहे हैं, इनके साथ दो तीन क्वेश्चन और निकल रहे हैं, दे लेकर के लगभग 70-75 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कहीं से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, आप तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से अलोह खनिज है। एक तो लोह होता है, एक एलोह है। लोह वो होता है जिसके अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है, एलोह वो होता है वे धातु जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं एलोह धातु की। बॉक्साइट अभ्रक, लोहा मैग्नीज, मैग्नीज तांबा, तांबा सोना, ये तीन जो दिए हुए हैं, ये तीनों क्या हैं? लोह खनिज हैं। और जो 1 नंबर ऑप्शन है ये एलोह का है, यानी बॉक्साइट और अभ्रक के अंदर लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? एक धात्विक होते हैं, एक अधात्विक होते हैं। धात्विक वो होते हैं जिनके अंदर अन्य धातुओं की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, बॉक्साइट, ये सारे के सारे लोह धातु हैं। जबकि अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, डोलोमाइट, ये सारे के सारे क्या हैं? धात्विक माने जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? यानी अधात्विक हैं। इसमें आप अधात्विक लगाना, अधात्विक जरूर करना इसमें क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, MP का सिंगरौली क्षेत्र। देखिए एक है सिंगरेनी, एक है सिंगरौली, यहाँ पर डाउट में मत आ जाना। सिंगरौली MP के अंदर पड़ती है और ये किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, तांबा, लोहा, कोयला। तो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है ये कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है तो पहला है ऑप्शन झरिया, रानीगंज, कोरबा, सिंगरौली। तो मैं आपको बता दूं कि झरिया झरिया झारखंड के अंदर है, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और रानीगंज आप बताना कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं इनके उत्तर की।
तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है झरिया। 1 नंबर पर है झरिया, झारखंड वाला है, और 2 नंबर पर है रानीगंज है। आप ये बताना रानीगंज कहाँ है। इसका सही उत्तर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न है वो है कौन सा खनिज भूरा हीरा है। यहां पर भूरा हीरा पूछा है, या भूरा हीरा कह दीजिए, या फिर दूसरा नाम बताते आप उत्तर निकाल लोगे। यानी कौन सा माइनिंग है भूरा हीरा कहलाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड। तो जो भूरा हीरा है वो किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में 2/3 से अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं। भारत में 2/3 से अधिक कोयले के भंडार कहाँ हैं। दामोदर घाटी, महानदी, कृष्णा घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना कोयले क्षेत्र के अंदर 98% कोयले का उत्पादन किया जाता है। शेष 2% कोयले का उत्पादन यानी टरशियरी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है जहां पर 98% कोयला निकलता है, ये दामोदर घाटी के पास स्थित है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक कहाँ पाया जाता है। यानी भारत में उत्तम किस्म का जो अभ्रक है वो कहाँ मिलेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं कोयम्बटूर, मैसूर, नेलोर और जयपुर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा कि भारत में सर्वोत्तम प्रकार का, पहले ये जगह देख लीजिए कहाँ है। कोयम्बटूर पड़ता है भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु के अंदर। मैसूर पड़ता है कर्नाटक के अंदर। नेलोर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और जयपुर आपको सबको पता है राजस्थान में। तो भारत में सर्वोत्तम प्रकार का अभ्रक कहाँ पाया जाएगा भाई। तो इसका राइट उत्तर क्या होना चाहिए, इसका राइट उत्तर बताएं आप क्या होगा। इसका राइट उत्तर होगा नेलोर। क्या होगा, नेलोर है वो इसका राइट उत्तर होगा। एक बात और ध्यान में रखना, राजस्थान के अंदर जो अभ्रक का उत्पादन है वो जयपुर में भी हो रहा है, और भीलवाड़ा के अंदर भी अभ्रक उत्पादन हो रहा है, और उदयपुर के अंदर भी अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। कई बार एग्जामिनर दे देता है कि राजस्थान में अभ्रक उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा शानदार प्रश्न है कि इसके निर्माण में तांबे का उपयोग नहीं होता। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत के साथ निकाले जाते हैं। और मेरा आपसे एक ही निवेदन रहता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली के पास शेयर करें। और जो विद्यार्थी जो मित्र हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। आइए हम बात करते हैं कि किसके निर्माण में तांबे का उपयोग नहीं होता। तो बिजली की मोटर बनाने में किया जाता है, ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें किया जाता है, जनरेटर के अंदर किया जाता है। उर्वरक खाद बनाने में तांबे का कहीं कोई उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस अयस्क का उपयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा धातु है, अयस्क है, जिसका उपयोग हमें
एल्यूमिनियम बनाने के लिए करते हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट उत्तर होगा बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी बॉक्सर है, यानी बॉक्साइट को आप एक बार बॉक्सर समझें, और बॉक्सर होते हैं वो उड़ा देते हैं। बॉक्सर एक मुक्के में ही हमें उड़ा देंगे। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा खनिज धारवाड़ कर्म की सैलू में पाया जाता है? यानी धारवाड़ कर्म की सैलू में कौन सा मिलेगा? अब याद रखना, जो बॉक्साइट है वो टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। ये टर्शियरी निक्षेपों के अंदर पाया जाता है। और धारवाड़ कर्म की सैलू के अंदर क्या पाया जाएगा भाई? इस प्रश्न का आप उत्तर दें, जल्दी दें। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बता दिया मैंने, उड़ीसा है। और कौन सा खनिज धारवाड़ कर्म की सैलू के अंदर आपको मिलेगा? इसका राइट उत्तर है मैग्नीज। मैग्नीज का संबंध मुख्य रूप से धारवाड़ कर्म की सैलू से माना जाता है। अब देखिए, लोहा अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज महत्वपूर्ण कच्चा माल है। याद रखना, लोहा अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। और मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन, या भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। तो बॉक्साइट और मैग्नीज दोनों के उत्पादन में उड़ीसा का कौन सा स्थान माना जाता है? पहला स्थान माना जाता है। ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के 24 प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।